कोविड वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने आसियान देशों को दिलाया भरोसा। भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, क्वाड देशों के साथ मिलकर बढ़ाएंगे वैक्सीन का उत्पादन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौवहन की आजादी के लिए जताई प्रतिबद्धता। G20 और कोप 26 शिखर बैठक में शामिल होने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड-19 के बाद आर्थिक पुनर्गठन पर होगा विचार। ग्लासगो में सौर ऊर्जा के विश्वव्यापी दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड करेंगे लॉन्च। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है भारत। चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। CDS जनरल बिपिन रावत ने बताई, सीमाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च तकनीक सिस्टम की जरूरत। हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। गोवा में कला और वाणिज्य महाविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन समारोह में संबोधन। वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अनुसंधान का आह्वान। जल्द आएगा मेडिकल प्रवेश परीक्षा UG नीट का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी इजाजत। 2 छात्रों का री एग्जाम कराने के बाद रिजल्ट घोषित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भारत आसियान शिखर सम्मेलन की, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत क्वाड देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत देशों को मदद करने की संरचना पर काम कर रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और कोविड वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने आसियान देशों को भारत के हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की एकता भारत के लिए प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने आसियान के साथ मित्रता को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अभिन्न अंग बताया। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 को भारत आसियान मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जब दोनों आपसी साझेदारी के 3 दशक पूरा करेंगे। वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आसियान देशों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में भारत आसियान मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा में शामिल हुए। आर्थिक सहयोग के अलावा कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर असर और वैक्सीन सहयोग, समुद्री सुरक्षा और व्यापार में सहयोग, हिंद प्रशांत नीति और स्थिति, दक्षिण चीन सागर, हिंद प्रशांत में नौवहन और हवाई उड़ानों की स्वतंत्रता, आतंकवाद और अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे मुद्दे शामिल थे।
इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता ब्रुनेई के सुल्तान हसनान बुल्किया कर रहे थे। कोरोना काल में भी भारत ने आसियान की मदद की, जबकि खुद भी भारत समस्याओं से गुजर रहा था। आसियान सदस्य देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को इसके लिए शुक्रिया अदा किया। वैसे भारत और आसियान संबंधों का इतिहास काफी रोचक है। भारत और इस समूह के देशों के बीच में ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग गहरे रहे हैं। वर्तमान में भी भारत और आसियान रणनीतिक रूप से तकरीबन समान विचार रखते हैं। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी संयुक्त रूप से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों की मजबूत नींव है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत क्षेत्र की व्यापक दृष्टि का केंद्र बिंदु है। 2022 में आसियान भारत संबंधों के 30 साल पूरा होने जा रहे हैं। COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सौर ऊर्जा को विश्वव्यापी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लॉन्च किया जाएगा। रोम में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आज देर रात को रवाना होंगे। 5 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूरोपीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली का दौरा करेंगे। वो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देश, यूरोपीय संघ और दूसरे आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री समेत दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। As a result of our efforts, the G20 has recognized that extensive vaccination is a global public good. And I have to again emphasize that this has been our contribution in the G20 lexicon that would be evident at the summit. At the same time, we have used the G20 platform to make a strong case to strengthen and reform the WHO-led global health governance architecture. India supports ongoing efforts to create mechanisms for pandemic prevention, preparedness and response, including the mobilization of global financing for this purpose, and for addressing the existing gaps, better coordination between stakeholders, better management of common resources to effectively deal with future pandemics. इसके बाद प्रधानमंत्री वैश्विक नेताओं के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत आयोजित 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो रवाना होंगे। COP26 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। Under the Paris Agreement, all parties have targets in the shape of nationally determined contributions for combating climate change. Our own, in India, our own traditional ethos promotes living in harmony with nature, values sustainable lifestyles. It forms an important part of our comprehensive approach to the COP26. Despite our huge developmental challenges, we are taking ambitious action on expanding clean and renewable energy, energy efficiency, afforestation and biodiversity. Today, India is creating new records in collective effort for climate adaptation, mitigation and resilience and forging multilateral alliances. सम्मेलन में इटली सहयोगी देश है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 1 और 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें 120 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। ये सम्मेलन पिछले साल आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड को देखते हुए इस साल के लिए टाल दिया गया था। प्रधानमंत्री COP26 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दूसरे नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल रोम में आयोजित होने वाले 20 देशों के
समूह के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगी। इसमें कोविड महामारी की रोकथाम को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। वित्त और स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि महामारी के खिलाफ उपायों की रफ्तार को कैसे बनाए रखा जाए और मंत्रालयों के बीच में आगे के लिए बेहतर तालमेल व्यवस्था का निर्माण किया जाए। ये बैठक 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक रोम में होने वाले 20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। इस महीने की शुरुआत में 36वें वार्षिक G30 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सम्मेलन में निर्मला सीतारमण ने दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की जरूरत बताई थी और टीका संबंधी कच्चे माल के लिए आपूर्ति श्रृंखला को खुला रखने की आवश्यकता पर बल दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी पहुंचकर यहां पर TBRL कर्मचारियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी आज देश को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और क्षमताएं प्रदान करने वाली लैब बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है। किसी भी विवाद को अपनी तरफ से शुरू करना हमारे मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमारे सशस्त्र बलों को सक्षम बनने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि अभी जरूरत है कि सीमाओं पर हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें उच्च प्रौद्योगिकी प्रणाली की आवश्यकता है। हमारे प्रतिद्वंदी युद्ध में बहुत तेजी से इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए भी उनका सामना करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आवश्यक है। साइंटिफिक कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी और नए नए इन्वेंशन ने सिक्योरिटी पर भी बड़ा प्रभाव डाला है और ऐसे में अपने को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना, मैं मानता हूं कि हमारी ये सबसे बड़ी जरूरत है। इस वक्त हमारे को जरूरत है, हमारे आगे चुनौतियां हैं सीमाओं पर, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम की जरूरत है, जो कि जमीनी थल सेना के लिए, हमारी वायुसेना और हमारी समुद्री सीमाओं पर समीक्षा करने वाली जो हमारी नौसेना है, उन सब की काबिलियत को बढ़ावा दे सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तटीय सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई। सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से तटीय सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में पिछले कुछ सालों में कई कार्य उसमें किए गए हैं। तटीय सुरक्षा में कई मंत्रालयों और एजेंसियों की भूमिका होती है, जिनमें परस्पर तालमेल के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी हितधारकों की बैठक कर तटीय सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाएगा। सभी राज्यों के साथ मिलकर तटीय सुरक्षा को अभेद्य बढ़ाने के लिए उचित और पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। सभी राज्यों में अलग तटीय पुलिस कैडर का गठन किए जाने और तकनीक की मदद से द्वीपों और तटीय क्षेत्र की निगरानी का सुझाव भी दिया गया। सरकार ने विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक बार फिर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन के तहत परिषद से वी अनंत नागेश्वरन को हटा दिया गया है, जबकि राकेश मोहन, पूनम गुप्ता और टीटी राम मोहन को EAC-PM के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। परिषद के अन्य अंशकालिक सदस्यों में साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह शामिल हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. जो राष्ट्रीय गति शक्ति परियोजना है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ऐसी एक कमेटी बनाई है कि हमारे प्रोजेक्ट कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी एक जगह आएगी
और फिर उसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में सब डेवलपमेंट को सोचना, खर्चे को बचाना, यही स्पिरिट गति शक्ति का है। गांव की गलियों, शहरों की सड़कों से संघर्ष के रास्ते होकर पहुंचते हैं संसद, बनते हैं आपकी आवाज, उठाते हैं आपके मुद्दे, आपके जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र के पहरे, आपके सांसद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति का कल भावनगर जिले का दौरा करने का कार्यक्रम है। पांच नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जा रहे हैं। वो भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का यह 1 महीने के भीतर दूसरा उत्तराखंड का दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उनके लिए मुआवजे की घोषणा की है। डोडा जिले में एक मिनी बस के खाई में गिरने से 9 यात्रियों की मौत हो गई थी और हादसे में 15 लोग जख्मी हुए थे। महाराष्ट्र की सरकार ने 9 बाढ़ से प्रभावित जिलों के किसानों को 7 अरब 74 करोड़ की सहायता मंजूरी दी। %75 हिस्सा बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 जिलों में वितरण के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है, लेकिन कल या फिर शनिवार को ही आर्यन जेल से बाहर आ सकेंगे। 3 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्यन के साथी मुनमुन और अरबाज को भी बेल दे दी। छठे सीरो सर्वेक्षण से दिल्ली में 97% सीरो पॉजिटिविटी का पता चला है। सभी जिलों में इसकी दर 95% से अधिक है। वहीं दिल्ली में 18 साल की कम उम्र की आबादी में सीरो पॉजिटिविटी करीब 88% दर्ज की गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नवाचार ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। उन्होंने आज गोवा के पेंडड़े में संत सोहेरोनाथ अंबिया कला और वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए सही पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। गोवा में कला और वाणिज्य महाविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विषयों को एक दूसरे से अलग अलग रखने का समय बीत चुका है। You are all aware, higher education is very important as it provides the much needed trained human resources for various sectors and drive economic growth
and societal well-being. Strict segregation of subjects is a thing of past, as the world today is increasingly adopting a multidisciplinary approach in higher education to produce well-rounded individuals and better research outcomes. उपराष्ट्रपति ने वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अनुसंधान का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के साथ साथ मानविकी को समान महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया। Economy where no sector of the economy works in solo. Therefore, equal importance must be given to humanities, even in science and technology institutions, and more multidisciplinary courses should be started by all colleges. Everywhere there is talent. What is required is to recognize the talent, spot the talent, encourage and upgrade the skill. उपराष्ट्रपति ने शिक्षा का भारतीयकरण करने की आवश्यकता बताई। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की अधिक संख्या के लिए गोवा की तारीफ की। उन्होंने इसे दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बताया। उपराष्ट्रपति ने जोर दिया है कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा को निखारने की जरूरत है ताकि हमारे देश के युवा विश्व स्तर पर अपनी पहचान और ज्यादा बेहतर बना सकें। कैमरामैन प्रशांता कर्माकर के साथ नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, गोवा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली स्थित उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष के साथ विविध विषयों पर चर्चा की। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी आज दिल्ली स्थित उनके निवास पर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इस दौरान विधायिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा में सत्र के दौरान विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय, बदलते समय में कानून और विधानमंडलों की कार्रवाई, अनुशासन और प्रक्रियाओं की बारीकियों सहित कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, किफायती, जवाबदेही, स्वीकार्यता और जागरूकता के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब विकास को स्वास्थ्य से जोड़ दिया गया है, जिससे कि बेहतर स्वास्थ्य के साथ समृद्धि आएगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है। देखो, डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेक्टर में भी उपलब्ध होने जा रहा है। ये अगले दिनों के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी और बेहतर हेल्थ केयर के लिए भी उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी कोविड-19 रोकथाम उपायों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। कुछ राज्यों में कोविड वायरस के स्थानीय प्रसार के चलते अभी देश में स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, जिसके मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल को अभी जारी रखने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल 30 नवंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में दैनिक मामलों और कुल मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में वायरस का स्थानीय प्रसार हुआ है। गृह सचिव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर जिले के मामले की सकारात्मकता, अस्पताल, ICU में भर्ती मरीजों की संख्या की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने टीकाकरण कार्यक्रमों को जारी रखना चाहिए ताकि पात्र आयु समूहों के टीकाकरण में तेजी लाई जा सके और पात्र लाभार्थियों को दूसरी खुराक देने के वास्ते प्राथमिकता पर रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को देश भर में स्नातक स्तर के मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के लिए नीट यूजी परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ एनटीए द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने का आश्वासन देते हुए एनटीए को आगे बढ़ने और स्नातक परीक्षा के लिए नीट 2021 परिणाम को घोषित करने की अनुमति दी है। पीठ ने कहा कि 2 छात्रों की मामले की बाद में जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद रखी है। और अब बात भारत के रक्षा क्षेत्र से। भारत ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया गया। अग्नि 5 का निशाना बेहद सटीक है और यह 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भारत में इजरायल के राजदूत नोर गिलोन ने कहा है कि भारत, यूएई और अमेरिका के साथ बने समूह में कोई सैनिक भागीदारी नहीं होनी है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि यह समूह आर्थिक सहयोग और विकास के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, अमेरिका, इजरायल, यूएई समूह किसी देश के खिलाफ नहीं है और भारत की उत्पादन क्षमता, इजरायल की तकनीक और यूएई की आर्थिक ताकत और अमेरिका का साथ इसे काफी प्रभावी समूह बनाएगा। I think that there is a lot of synergy between India, UAE and Israel, because you have a lot of the companies in UAE are led by Indians, and most of the biggest Indian companies have representations there. So this is one link. Israel is, I said before, is a very heavy technology-oriented country, but very weak on manufacturing. So I think the total together of the manufacturing ability, the technological ability of India, the technological ability of the UAE and the money ability in the UAE, and Israel together, it should be a very big success. और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के वडोदरा के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिन दिनों एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रेस्टोरेंट के साथ। आप भी इस लाजवाब एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में खाने का जायका लीजिए। हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।